हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। तो कल हम लोग चैप्टर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके थे। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10 का बस अब 6 ही महीना बचे हुए हैं। जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है फर्स्ट है मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा है समाजवाद का प्रसार। चौथा है लुई फिलिप की नीति। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को समझने में असमर्थन था। लुई फिलिप के निरंकुशवाद से वहाँ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया ही था। ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बांटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया और पर्सा थे। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि पर्सा जर्मनी को अपना करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी के अधिकतर जनता पर्सा के अधीन होना चाहती थी। जिससे स्पष्ट है इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजात्य वर्ग या परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है VVI क्वेश्चन से ये 4 है गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें।
गैरिबाल्डी की कार्य के चर्चा करें तो गैरिबाल्डी इटली के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार के संग्रल था और स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्र विरोध में उसने भाग लिया। गैरिबाल्डी मेज़नी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती के नाम से एक सेना का गठन भी किया। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़े चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो आइए हम लोग टिप्पणी लिखते हैं। जियुसेप्पे मेज़नी के द्वारा। जियुसेप्पे मेज़नी इटली का महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य समान विचारों को रखने वाले युवा थे। मेज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकत्रित कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह राजतंत्र का घोर विरोध करता था। इसलिए मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ख है काउंट कैमिलो दे काबूर के द्वारा जानेंगे। काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। वह इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिनकी सहायता से 1859 में उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। इस प्रकार काबूल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकत्रित इटली का शासन घोषित किया गया। है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रीयवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप का अन्य लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन
ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तिनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। घ है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखे। राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अड़ा है फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे। फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे तो 1 है यूरोप के राष्ट्रों में स्वतंत्रता हेतु 19वीं सदी के मध्य में संघर्ष तेजी से शुरू हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में बड़ी संख्या से मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 2 है 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। 3 है एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। 4 है पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया और उन राज्यों का समर्थन किया जो निर्वाचित सभा को विरोधी थे। 5 है संसद के मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाकर असेंबली भंग कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 6 है मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मारियान की छवि को सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित की गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इस तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी बलूत वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने शासन वाले क्षेत्रों में
शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित प्रमुख सुधार किए। क है, जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष सबकी बराबरी के नियम लागू किए। ख है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ग, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दस्तावेज और जागीरदार शुल्क से मुक्त दिलाई। घ है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। ड़ है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। च, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। च है, मानक नापतोल के एक समान पैमाने चलाई गई और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सारा का सारा कर ले हो। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। 2, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, जो अपने पतन का कगार पर था। 3 है, स्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। 4 है, बाल्कन राज्य एक दूसरे से भरी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। 5 है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की ओर हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियाँ की पकड़ हो कमजोर कर के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अतः इन सभी कारणों को बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव पनपना रहा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग को जो भी चीज़ का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दीदी पहले, और आप लोग को जो भी कुछ का वीडियो चाहिए ज़रूर से ज़रूर लिखें कमेंट में। तो कल हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे और क्लास 10 का है, ज़रूर से ज़रूर देखें। यही सब क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मैं ये सब करा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दी हूँ मैं।
चैप्टर 1 का अध्याय 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब।